तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पीएससी बाई टेस्ट में आप सभी को स्वागत है। तो आज की क्लास पढ़ेंगे। आज का क्लास है हिस्टोरी। हिस्टोरी में पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण, जैसे कि फ्रांस में क्रांति का कारण प्रमुख क्या था। तो सबसे पहले क्या था, निरंकुशवाद था। तो सबसे पहले क्या निरंकुशवाद था। ऑप्शन हो जाएगा ए 90 नंबर, आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में कि फ्रांस में क्या है। फ्रांस की सबसे पहले कि फ्रांस में किस शासन मंच की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। जैसे कि वियना, तो वियना संधि क्या था, अच्छा काम नहीं हो रहा था। क्या वियना संधि के द्वारा अच्छा काम नहीं हो रहा था, इसलिए क्या हो रहा था कि बुर्गो वंश की स्थापना हो रहा था। तो क्या हो जाएगा शासन मंच, वियना शासन वंश की स्थापना किया। तो हम लोग जानते हैं बुर्गो वंश की। ऑप्शन हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वियना संधि क्या, वियना सॉरी नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने राजा बन चुका था। तो उसी वक्त अपना एक कानून लागू किया। कब किया, 1804 में। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया था। समझिए। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वियना सम्मेलन। देखिए आप लोगों को बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि वियना कांग्रेस क्या है, अब वियना सम्मेलन क्या है, अब वियना संधि क्या है, कि वियना संधि क्या है। तो आप लोग कहेंगे कि वियना सम्मेलन, वियना संधि और वियना सम्मेलन आप लोग मान नहीं चलते। इस क्या सबसे ज्यादा होता है कि वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस मतलब वियना कांग्रेस भी कहा जाता है, अब वियना संधि भी कहा जाता है, अब वियना सम्मेलन भी कहा जाता है। तो आप लोग ये चीज आइएगा मत, एकदम मारिएगा। 1815 में हुआ था वियना संधि, कब हुआ था, 1815 में हुआ था। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो मेटरनिच था। कौन था, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो हम लोग जानते हैं कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक कैसा आदमी था, मेटरनिक था निरंकुशवाद था, अच्छा गुण नहीं था। तो कैसा था, अच्छा भी नहीं था। तो वो था पुरातन व्यवस्था को लागू करना। जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट को सुधार किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने अच्छा काम किया था। तो कहा कि फिर पुरातन व्यवस्था जैसे कि लूसुआ काल में था, सिर्फ उसी तरह फिर व्यवस्था लाना। तो उसी तरीके से बताएंगे कि ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पुरातन व्यवस्था को लागू करना था। समझ गए, यहाँ तक समझ में आ रहा है पूरा पूरा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए। आगे वाला अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था। मतलब मेटरनिक कौन था। हम लोग जानते हैं कि मेटरनिक कैसा आदमी था। मेटरनिक भ्रष्टाचारी था। मेटरनिक का अध्यक्ष कौन था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मतलब समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब तो चांसलर मतलब होता है कि प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री होता है। चांसलर मतलब प्रधानमंत्री होता है। तो मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था, किसने कहा था कि फ्रांस जब सीखता है। तो इस सब आज आसान क्वेश्चन है एकदम। तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम इम्पोर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए। तो क्या किसने कहा था कि फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोप को
संक्रमित हो जाता है। मतलब फ्रांस जब चिपता है तो पूरे यूरोप को संक्रमित हो जाता है। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा गलत है। तो क्या है, पूरे यूरोप का संक्रमित सर्दी जुकाम होता है। तो क्या हो जाएगा, कौन कहा था, तो मेटरनिक ने कहा था। कौन कहा था, मेटरनिक ने कहा था। तो फ्रांस जब चिपता है तो पूरा यूरोप संक्रमित होता है या सर्दी जुकाम हो जाता है। समझ गए। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड में कितने कोड होते हैं। नेपोलियन कोड में कितने कोड पाया जाता है, कितने के, देखिए 18,000 में लागू राजा बना था। तो उसी वक्त लागू किया। तो क्या नेपोलियन कोड में कितना कोड था, तो क्या था, ऑप्शन हो जाएगा बी आपका। और कितना हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। नेपोलियन कोड में कितना कोड होता है, तो 5 होता है। इटली, और देखिए अगला क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के वर्तमान में किस देश के बारे में अंतर्गत आते हैं, किस देश के। तो हम लोग किस चैप्टर पर पढ़े, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जर्मनी का एकीकरण पढ़ते हैं, इटली का एकीकरण पढ़ते हैं। उसके बाद और भी पढ़ते हैं कि जो यूरोप में आता है तो किसके अंदर आते हैं, इटली के, जर्मनी, तो यूरोप के। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यूरोप में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म, मतलब राष्ट्रवाद की अवधारणा किस घटना से माना जाता है। मतलब राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, कब हुआ था, इससे कब शुरुआत हुआ था। तो हुआ था कब, पुनः जागरण से हुआ था। मतलब पुनः जागरण। ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, वियना कांग्रेस कब हुआ। वियना कांग्रेस कब हुआ, तो वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में। कब हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 12 नंबर क्वेश्चन है 1830 के, क्या है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुआ आया है, किस प्रकार का शासन व्यवस्था का स्थापित हुआ। तो हम लोग जानते हैं कौन सा हुआ, संवैधानिक हुआ। क्या, संवैधानिक। अच्छा, संवैधानिक मतलब समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं। संवैधानिक मतलब होता है कि जनता के द्वारा कोई राजा बने, जनता के हित में काम करे, तो वही होता है कि संवैधानिक, वही होता है। तो संवैधानिक मतलब राजतंत्र, मतलब राजा, मतलब कोई भी राज्य होता है, कोई देश होता है, वहां पर राज करना। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, 1830 में क्रांति के बाद किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुआ, तो संवैधानिक राजतंत्र आया। अगला क्वेश्चन कि यूरोप का, देखिए यूरोप का यंग यूरोप का संस्थापक कौन है, मतलब यंग यूरोप का गठन कौन किया था, कौन स्थापना किया था। तो हम लोग जानते हैं कि मेजिनी ने किया था। क्या किया था, ऑप्शन हो जाएगा मेजिनी ने किया था। क्या, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन है, मतलब किसको कहा जाता है, इटली का एकीकरण का मसीहा किसको कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, मेजिनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली का गठन कौन किया, हम लोग जानते हैं कि मेजिनी ने किया। क्यों किया, मेजिनी ने किया। यंग इटली का। अब अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो हम लोग जानते हैं कि बिस्मार्क ने किया। किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। इसका कहना था कि भाषण से कुछ नहीं होगा, इसके लिए रक्त और लोह की नीति अपनाना पड़ेगा। समझ गए। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। कब हुई, 1871 में हुई। अगला क्वेश्चन है कि सीडान का युद्ध कब हुआ। सीडान का युद्ध
कब हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि सीडान का कब हुआ, तो 1870 में हुआ। कब हुआ? ऑप्शन हो जाएगा आपका पी, आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के गान, कौन सा क्वेश्चन है? सीडान का युद्ध हुआ 1870 में हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण का, मतलब जर्मनी के एकीकरण का, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार, मतलब जर्मनी का एकीकरण कौन किया? जर्मनी का एकीकरण कौन किया? तो जर्मनी का एकीकरण किया कौन किया? बिस्मार्क ने किया। कौन किया? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। अगला क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुआ? अगला क्वेश्चन क्या, 1871 में कौन सी संधि हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि 1871 में कौन सी संधि हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? जाहिर सी बात है कि यूनान को कौन गुलाम बनाया था? तो यूनान का गुलाम कौन बनाया था? तुर्की ने बनाया था। तो जाहिर सी बात है कि तुर्की होगा। इसका पराजय कौन हो गया? यूरोप का मरीज तो तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप धीरे धीरे गरीब होने लगा, समझ गए? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए, क्या यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान का प्रेरणा का स्रोत रहा है? मतलब ज्ञान का भंडार कहाँ है? कला का भंडार कहाँ है? ज्ञान का भंडार। तो क्या क्या साहित्य विज्ञान का प्रेरणा का स्रोत हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूनान। इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, यूनान के क्या, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुआ? किसकी पराजय हुआ? तो यूनान को कौन गुलाम बनाया था? कौन गुलाम बनाया था? कौन गुलाम बनाया था? यूनान को कौन गुलाम बनाया था? गुलाम को कौन बनाया था? कौन गुलाम बनाया था? कि तुर्की ने बनाया था। कौन बनाया था? तुर्की ने बनाया था। तुर्की बनाया था। तो क्या इससे धीरे धीरे गरीब होने लगा। अब धीरे धीरे गरीब होने लगा तो इससे क्या कहने लगा कि तुर्की का मरीज कहने लगा, यूरोप का मरीज कहने लगा। इसलिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो हम लोग जानते हैं कि किसकी पराजय हुई। तो यूनान का कौन बनाया था? यूनान का कौन बनाया था गुलाम? तुर्की ने बनाया था। तो इसका ही पराजय हुआ। किसका पराजय हुआ? इसका ही पराजय हुआ। तुर्की का पराजय हो गया। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 24 नंबर कह रहा है एड्रियानोपोल की संधि। क्या कह रहा है कि एड्रियानोपोल 1829 में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? हम लोग जानते हैं कि रूस के साथ हुई। किसके साथ हुई? रूस के साथ हुई। यूनान और रूस मिलकर हुआ था। किसके साथ हुआ? कि रूस के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन करता किससे कहा है? यूरोपीय सभ्यता का पालन करता यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हंगरी की भाषा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हंगरी की भाषा है, मतलब हंगरी की भाषा क्या होता है? तो हंगरी की भाषा क्या है? हम लोग जानते हैं कि हंगरी की भाषा मैग्यार है। हंगरी की भाषा क्या है? कि मैग्यार हो जाएगा इसका भाषा। अगला क्वेश्चन
यूरोप में क्या यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभाव होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो हम लोग जानते हैं कि टीपू सुल्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी, क्या 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का परिणाम हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि कौन हुआ था? राष्ट्रीय, क्या होता है? राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना हुआ था। इसके आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? मतलब गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का तो सबसे आसान क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देखिए 18 में पूछा है और 22 में भी पूछा गया है। इम्पोर्टेंट है, देखिए वो सबसे आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है। 2018 में पूछा गया, फिर 2022 में पूछा गया, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो पेशे से नाविक था। क्या हो जाएगा? नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। मतलब कब किया गया था यूनान का राज्य स्वतंत्र? तो हम लोग जानते हैं कि 1800 क्या करता? 1832 में इसको यूनान का स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपनी कूटनीतिक दम पर, देखिए किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? मतलब किसने अपना समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया? तो हम लोग जानते हैं कि काउंट काबून ने। किसने? काउंट काबून ने। काउंट काबून क्या है? प्रधानमंत्री है। काउंट काबून कौन है? प्रधानमंत्री है। तो किसने कहा? काउंट काबून ने अपने समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। अगला क्वेश्चन है क्या लाल कुर्ती का गठन, क्या लाल कुर्ती का गठन कौन किया था? लाल कुर्ती का गठन कौन किया था? तो हम लोग जानते हैं कि लाल कुर्ती का गठन कौन किया था। तो हम लोग जानते हैं कि लाल कुर्ती का गठन किया था, कौन किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। कौन किया था? लाल कुर्ती का गठन कौन किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो गैरीबाल्डी ने किया था। समझ गए? गैरीबाल्डी ने किया था। फिर काबुल कौन था? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि काबुल कौन था? तो काबुल कौन था? आपने बताया काउंट काबुल प्रधानमंत्री था। तो कौन था? कि इटली का कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली का प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेडस, क्या फ्रेडस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं कि मिलिंद ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा देखिए सब अब आएगा आसान थोड़ा क्वेश्चन, अब आएगा आसान क्वेश्चन। तो देखिए क्या आता है, कार्बोनाली का स्थापना किस वर्ष हुई? तो हम लोग जानते हैं कि कार्बोनाली का स्थापना 1820 में। कब हुआ? 1820 में हुआ। कार्बोनाली का गठन कब हुआ? 1820 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूल, देखिए अब काउंट काबूल को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? मतलब क्या बनाया? तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनाया। इटली का प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन बनाया था? तो विक्टर एमैनुअल बनाया था, प्रधानमंत्री के पद को बनाया था। तो हम लोग जानते हैं कि काउंट काबूल ने तो प्रधानमंत्री के। ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो हम लोग जानते हैं किसका संबंध नहीं है,
तो इसका है, इसका है। फिर कौन का बुक है? गैरीबाल्दी का। तो किसका नहीं है? इसका नहीं है। कौन है? बिस्मार्क का नहीं है। बिस्मार्क का एकीकरण का था, जर्मनी का एकीकरण का है। समझ गए? तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो हम लोग जानते हैं कि विलियम प्रथम प्रुस्सिया का शासक था। कहाँ का शासक था? प्रुस्सिया का शासक था। प्रुस्सिया के शासन में 1871 में कौन था? 1871 में विलियम प्रथम था। और उसके बाद 1862 में कौन बन गया? तो कौन बन गया? बिस्मार्क बन गया। कौन बन गया? बिस्मार्क बन गया। 1871 में कौन बन गया? बिस्मार्क बन गया। तो समझिएगा विलियम प्रथम कौन था? तो प्रुस्सिया का शासक था। प्रुस्सिया का शासक था। अगला क्वेश्चन है जार्बेरानी की स्थापना किस राज्य ने की थी? जार्बेरानी की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो हम लोग जानते हैं कि प्रुस्सिया ने किया था। क्या किया था? प्रुस्सिया ने किया था। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर है सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ? मतलब सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ? तो हम लोग जानते हैं क्या? प्रुस्सिया और फ्रांस के बीच हुआ था। इससे कहा जाता है सीडान, मतलब सीडान का युद्ध को मतलब सीडान का एक मैदान में हुआ था, इससे भी इसका सीडान का युद्ध कहा गया। क्या? तो प्रुस्सिया और फ्रांस के बीच हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क किस विद्वान विचारधारा से प्रभावित है? बिस्मार्क किस विद्वान विचारधारा से प्रभावित है? तो हम लोग जानते हैं कि हेगेल। क्या है? हेगेल के विचारों से प्रभावित है। कौन प्रभावित था? तो बिस्मार्क प्रभावित था। तो अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में सब दम नहीं है, इस क्वेश्चन सब में ये दम नहीं है। समझ गए? तो अगला क्वेश्चन जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? जर्मनी और इटली के एकीकरण में निम्न में किसका विरुद्ध था? तो होगा ऑस्ट्रिया था। मतलब जर्मनी और इटली का एकीकरण का विरुद्ध कौन था? मतलब एकीकरण का एक युद्ध कौन नहीं चाहता था? एकीकरण का युद्ध नहीं हो तो कौन नहीं चाहता? तो ऑस्ट्रिया चाहता था। कौन था? ऑस्ट्रिया चाहता था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी में किस संघ का स्थापना की? तो राइन संघ का। क्या किया? राइन संघ किया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद? देखिए किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि 1871 में क्या था? ये गलती है। 1871 में एक संधि होता है, उससे कहा जाता है फ्रैंकफर्ट की संधि कहा जाता है। तो क्या हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सीडान का हुआ। क्या हुआ? सीडान का युद्ध हुआ। समझ गए? तो सीडान का युद्ध के बाद हुआ। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि जर्मेनिया क्या थी? क्या है? जर्मेनिया क्या थी? तो हम लोग जानते हैं कि जर्मन राष्ट्र की प्रतीक था। जर्मनिया क्या थी? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। क्या था? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। समझे? अब अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि 1871 में हुआ। कब हुआ? 1871 में हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि जार्बेरान एक संस्था थी। जार्बेरान क्या था? एक व्यापारियों का संस्था था। क्या था? व्यापारियों का संस्था था। तो व्यापारियों की क्या था? व्यापारियों की था। क्या था? तो व्यापारियों का संस्था था। तो हो जाएगा 48 नंबर का कह रहा है क्वेश्चन कि सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो
तो हम लोग जानते हैं कि सेडाओ की युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो सार्डिनिया का नहीं हुआ, नेपल्स का नहीं हुआ, फ्रांस का नहीं हुआ, ऑस्ट्रिया का हुआ। किसका हुआ? इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, इसलिए अगला इस वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को पूरा कंफर्म क्वेश्चन जिसका बिस्मार्क क्या था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क था सफल कूटनीतिक था, इससे सफल कूटनीतिक था, सफल कूटनीतिक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, हेगेल क्या था? क्या था? हेगेल। हेगेल कौन था? हेगेल देखिए, हेगेल होता है, हेगेल एक दार्शनिक था। क्या था? हेगेल एक दार्शनिक है। तो हेगेल क्या है? हेगेल एक दार्शनिक है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 51 नंबर कहता है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? एक क्वेश्चन लास्ट के क्वेश्चन पूछ दिया है, तो कौन हुआ कि फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 में हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 में हुआ। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कहता है कि सोल्सबिंग, क्या सोल्सबिंग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण के आते हैं? मतलब सोल्सबिंग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण के से आते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जर्मनी का। क्या था? जर्मनी का। क्या था? डेनमार्क। डेनमार्क पर युद्ध किया, डेनमार्क पर युद्ध, जर्मनी और ऑस्ट्रिया मिलकर डेनमार्क का युद्ध किया। डेनमार्क तो डेनमार्क का दो बड़ा बड़ा शहर था, एक था सेल्सबिंग था, एक था होल्स्टीन था, तो इसमें जर्मनी के एकीकरण का अंतर्गत आता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, लास्ट क्वेश्चन के जर्मन राइट क्या था? जर्मन राइट संघ का जर्मन राइट राज्य का निर्माण किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं कि जर्मन राइट संघ का नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। क्या किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल में अच्छी लगे वीडियो तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलता हूँ।